हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं और इनको कैसे स्टडी किया जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने 12th क्लास में भी एक बेसिक बेसिक पढ़ा होता है, लगभग आपको आइडिया होता है। जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, जो मैक्सवेल के समीकरण हैं, उन्हीं की हेल्प से हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने अराउंड 1864 या ऐसे कुछ ईयर थी, 1864 ही थी शायद, जिसके अंदर सबसे पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। उन्होंने क्या बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है, वो स्पेस के अंदर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक वेव की फॉर्म में प्रोपगेट करते हैं। मतलब जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है, वो एक तरंग के रूप में किसी भी माध्यम के अंदर या निर्वात के अंदर बोल सकते हैं हम, किसकी तरह गमन करते हैं, जैसे कि एक तरंग हो, जैसे कि कौन हो, एक वेव हो। वेव का प्रोपगेशन जानते हो ना आप, कोई भी वेव होती है उसको इसी तरीके से तो रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, किसी भी वेव की, कोई भी वेव है, कोई भी तरंग है, उसको इसी प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में, या फिर परपेंडिकुलर प्लेन्स बोल सकते हैं, लंबवत प्लेन में प्रोपेगेट करते हैं, किसके अंदर, स्पेस के अंदर। उन्हीं के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है। तो इसके अंदर बेसिक बेसिक लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि मैक्सवेल ने जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थे हमारे पास, अवकल समीकरण प्राप्त हुए थे किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, उनकी सहायता से थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। या फिर ऐसा बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव की तरह प्रोपगेट करते हैं और उनके कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपको इतनी बातें पता है तो आप इसकी परिभाषा बना सकते हो ना। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी कि थ्योरेटिकली किस तरीके से हमें लिख कर आना होता है एग्जाम के अंदर। तो इसमें सबसे पहले लिखना, मैक्सवेल on the basis of his basic differential equations, for electric and magnetic field, for electric and magnetic field known as Maxwell equations, Maxwell equations theoretically explained that electric and magnetic field, electric and magnetic field jointly propagate in form of wave, in form of wave, which is called, which is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे ही क्या कहा जाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। बात कब की चल रही है, अराउंड 1864 की बात कर रहे हैं हम। कब की बात कर रहे हैं, 1864 की। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना। 1864 में, 1864 में मैक्सवेल ने वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लिए, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लिए अवकल समीकरणों की सहायता से, या फिर ऐसा लिख लेना, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के लिए अवकल समीकरण, जिन्हें जिन्हें मैक्सवेल समीकरण भी कहा जाता है,
जिन्हें मैक्सवेल समीकरण भी कहा जाता है, उनकी सहायता से सैद्धांतिक रूप से ये स्थापित किया कि सैद्धांतिक रूप से ये विस्थापित किया कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सैद्धांतिक रूप से ये स्थापित किया कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक तरंग के रूप में गमन करते हैं, जिसे वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। इसी वेव को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग भी बोला जाता है। इस चीज के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसे ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। समझ गई बात को? इन्होंने ये भी बताया कि जो लाइट वेव होती है, जो प्रकाश तरंग होती है, वो भी क्या है? एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, वैद्युत चुंबकीय तरंग ही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रैक्टिकली किसने प्रूव किया या फिर प्रायोगिक रूप से किसने उत्पन्न करके बताया, किसने प्रोड्यूस करके बताया, तो क्या कहोगे? हर्ट्ज ने सबसे पहले क्या की थी? प्रैक्टिकली प्रूव किया था, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्मेशन के बारे में बताया था, निर्माण के बारे में बताया था? कब बताया था? इससे लगभग 20 साल बाद, अराउंड 1884 या 1885 बोल सकते हो आप। दोनों ही चीजें लिखी हुई रहती हैं अलग अलग बुक्स के अंदर। तो जो मेन चीज है वो क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास, जिन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल इक्वेशंस। इनकी हेल्प से थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन किसने दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? मैक्सवेल ने। प्रैक्टिकली प्रूव किसने किया या फिर फॉर्मेशन की किसने की इसकी? तो वो क्या कहोगे? हर्ट्ज ने। इसमें लिख लेना। चलो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखवा देते हैं, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए। अराउंड 1885 हर्ट्ज practically formed EM wave in laboratory and found that all properties of light are present in this wave hence light is also a या also an लिख सकते हो, an EM wave। 1800 लगभग 1855 में, सॉरी 85 में, लगभग 1885 में हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में वैद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण किया। वह पाया कि प्रकाश के सभी गुण वैद्युत चुंबकीय तरंग में विद्यमान होते हैं। अर्थात प्रकाश भी एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने क्या कहा कि लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस बेसिस के ऊपर, इस आधार के ऊपर हम बता सकते हैं ना कि प्रकाश भी क्या है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है। जो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग है, वो किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट सब लोग जानते हो ना, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो नॉर्मल थोड़ी थ्योरी है इसके अंदर, बाकी इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम आगे करने वाले हैं। यहाँ तक की चीजों में कोई डाउट नहीं है। जो प्रकाश की वेग है, प्रकाश का वेग है, उसी से कौन गमन करती है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे गमन करती हैं, और उसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस बात को समझना। अगर आपको कह दिया जाए, जो कि एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कई बार, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम? देखना भाई, इसको चलो नॉर्मली बना लेते हैं। ये हमने तीनों एक्सिस बना ली, ये तीनों अक्ष बना लिए हमने। ये क्या हो गया अभी? ये तीनों एक्सिस बना लिए हमने। इस एक्सिस को क्या बोल देते हैं? एक्स एक्सिस। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में क्या जानते हैं कि वो किस फॉर्म में प्रोपेगेट करती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में गमन करती है, उसको एक्स बोला। इसको क्या बोल देते हैं? वाई बोल देते हैं, और इसे हमने क्या बोल दिया? जेड बोल दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या है? एक जो वाइब्रेशन है या जो कंपन है, वो किसके सापेक्ष मान लेते हैं? कौन से प्लेन के अंदर हो रहा है ये वाइब्रेशन? एक्स वाई प्लेन के अंदर। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस कहाँ है? आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ये एक, जैसे इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। इस दिशा में क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग है? वाई डायरेक्शन के अलोंग है। इसको एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो रहा था। यहाँ किस डायरेक्शन के अंदर होने लग गया है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ वापस किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, या फिर कंपन हो रहा है। वाइब्रेशन की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है ना वेव्स, तरंगे कंपन के रूप में ही तो गमन करती हैं। यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस डायरेक्शन के अंदर कौन प्रोपेगेट कर रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसका प्लेन है वो डिफरेंट होगा ना, इसका जो तल है वो क्या होगा? भिन्न होगा। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र था, वो कौन से प्लेन में थी? एक्स वाई प्लेन के अंदर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन के अंदर। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। इसको हम क्या बोल देते हैं? ये किसका वाइब्रेशन है? बी वेक्टर का। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है? जेड डायरेक्शन के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्शन, किसके अलोंग थी? वाई डायरेक्शन के अलोंग। तो ये जो वेव की फॉर्मेशन हुई है, जिस तरंग का निर्माण हुआ है, इसी वेव को, इसी तरंग को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। यहां से इसके बारे में कुछ बातें बता सकते हो क्या आप? पहली चीज तो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। लिख लेना नीचे, in an EM wave, electric and magnetic field vector are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। क्या लिखोगे यहां पर? वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश, वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के अभिलंबत होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। देखो बात समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैद्युत चुंबकीय तरंगे किस तरीके से प्रोपेगेट करती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है। ये किसका कंपन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये किसका वाइब्रेशन है? मैग्नेटिक फील्ड का। किसका कंपन है? ये चुंबकीय क्षेत्र का। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो ओनली इस तरीके से प्रोपेगेट ना करके किस तरीके से प्रोपेगेट करती है? ये सेंटर पोजीशन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर दोनों यहाँ आएंगे। फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये किस में जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर दोनों यहाँ आए। फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इस तरीके से क्या हो रहा है? इनका वाइब्रेशन हो रहा है। बात को समझ पा रहे हो क्या? कंपन होने का या वेव होने का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल ऐसे चलता है। अरे पार्टिकल ऐसे नहीं चलता है। पार्टिकल अपनी जो मीन पोजीशन है
उसके रेस्पेक्ट में क्या करता है, ओसिलेशन करता है, मतलब यहीं पर ये वाइब्रेशन कर रहा है। बस ये जो हम दर्शाते हैं, कोई भी वेव बनाई जाती है ना इस तरीके से, मतलब वो टाइम के रेस्पेक्ट में बनाई जा रही है, समय के सापेक्ष वो आगे चल रहा है। अब मैंने ऐसे ही ऐसे अगर तरंग को बना दिया तो कुछ समझ में थोड़ी आएगा आपके। तो कोई भी पार्टिकल है, जैसे हम मान लेते थे ये कोई लाइट सोर्स है, तो प्रकाश ऊर्जा आगे से आगे कैसे प्रोपगेट करती है, ये एनर्जी आगे देता है, ये एनर्जी और आगे देता है। तो पार्टिकल्स आगे से आगे एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं ना, तो जिस पार्टिकल को एनर्जी मिली, इस कण को जो ऊर्जा मिली है, तो ये इसी डायरेक्शन के अलोंग यही एक माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करेगा ना, इसी तरीके से तो वाइब्रेट करेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये कण ऐसे चल के जा रहा है, ये पार्टिकल ऐसे चल के नहीं जा रहा है। ये किसको दर्शाया जा रहा है, किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसकी मीन पोजीशन जो है, माध्य स्थिति यही है, इस मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में इसके ओसिलेशन को दर्शाया जाता है। बात समझते हो ना आप, कोई भी वेव है वो इस तरीके से नहीं चल के जा रहा कोई पार्टिकल, वो किसके रेस्पेक्ट में वेरिएशन है उसका, टाइम के रेस्पेक्ट, समय के सापेक्ष उसके परिवर्तन को व्यक्त किया जाता है। वो समझ गए ना। तो जो हार्मोनिक वेरिएशन होता है उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है किसकी फॉर्म में, एक वेव की फॉर्म में, एक तरंग के रूप में। बात समझ में आई। तो यहाँ दो प्लेन्स के अंदर वाइब्रेट कर रही है, कौन से तल के अंदर कंपन कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन के अंदर, एक्स जेड प्लेन के अंदर। ये एक्स जेड प्लेन है ना, ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। यही तो सारी चीजें तो है। तो एक्स जेड और एक्स वाई प्लेन के अंदर दोनों क्या कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग, वाई वेक्टर के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग, जेड वेक्टर के अलोंग। यही है क्या दोनों की डायरेक्शन। तो इनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी, जो गमन की दिशा होगी, वो किसके अलोंग आएगी, ये वेव प्रोपगेट किस डायरेक्शन के अलोंग कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जो संचरण की दिशा है या जो गमन की दिशा है वो किसके अलोंग है, किसके सापेक्ष है, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। बात क्लियर है अभी। तो कभी भी पूछ लिया जाए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगी, तरंग के संचरण की दिशा क्या होगी, तो क्या कहोगे, किसके अलोंग है, अक्ष के अलोंग है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लिख लेते ना, चलो हिंदी के अंदर भी, तरंग के संचरण की दिशा। समझ गए। इसी के अंदर आगे लिख सकते हो ना, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन is along E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। वह तरंग के संचरण की दिशा, वह तरंग के संचरण की दिशा E क्रॉस B के सापेक्ष होती है। E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकाल सकते हो ना, E वेक्टर इधर था, B वेक्टर इधर था, ये E क्रॉस B निकालने का क्या तरीका, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो ना। इधर कौन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन है इस डायरेक्शन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी वो इधर ही आएगी ना, संचरण की दिशा इधर ही आएगी, ई क्रॉस बी। ई से बी की तरफ जाना है, अंगुलियों किससे किसकी तरफ घुमाओ, ई से बी की तरफ। तो जो थंब है वो किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, वेव के प्रोपगेशन को। तो वेव का प्रोपगेशन यहाँ पर किसके अलोंग आया है, अक्स डायरेक्शन के अलोंग आया है, अक्स दिशा के सापेक्ष आया है। तो जो भी हमने लिखा था थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, देखो नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछा जाए, वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पूछ लिया जाए नॉर्मली, तो सबसे पहले उसके एक्सप्लेनेशन दोगे, उसके बाद ये डायग्राम बना दोगे, उसके बाद एक दो चीजें लिख दोगे। जितनी चीजें आपको याद आए उतने लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली चीज याद रखना, दोनों का जो प्लेन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जो तल है, जो प्लेन है, वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। इस चीज के अंदर कंफ्यूजन मत रखना। और जो जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रोपगेट करता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, कंपन तल बोला जाता है। लिख लेते हैं चलो। और जिस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट सॉरी वाइब्रेट करती है उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन प्लेन बोलते हैं। तो चलो एक लाइन और लिख लेते हैं, यहां लिख लेना, द प्लेन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर propagate is called propagate
is called plane of vibration। यहां पर कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं? यहां पर जो प्लेन है वो कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में है? यहां पर जो प्लेन है वो कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई तल है। एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर it is called plane of polarization। क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवण तल बोला जाता है। और यहां पर कौन सा प्लेन है? वो एक्स जेड प्लेन। हिंदी मीडियम वाले लिखना, लिख लिया करो भाई हिंदी मीडियम वाले साथ साथ, जैसे भी मैं बोलता हूँ ना चीजों को। अब कई बार तुम लोग कहते रहते हो कि सर हिंदी में नहीं लिखवा रहे, हिंदी में नहीं लिखवा रहे। अरे हर सेंटेंस हिंदी के अंदर बोला जाता है। अब हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे, आपका ही टाइम खराब होगा ना उसके अंदर। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको इंग्लिश सीखनी है धीरे धीरे। इस चीज को समझो भैया। आप जैसे जैसे आगे जाओगे, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स मिलेंगी या एमएससी भी आप अगर करोगे तो इंग्लिश के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इंग्लिश को धीरे धीरे अडॉप्ट करते जाओ। लिखना हिंदी मीडियम वाले, वह तल जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश संचरण करता है, वह तल जिसमें वैद्युत क्षेत्र सदिश संचरण करता है, वह कंपन तल कहलाता है। वह कंपन तल कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? कंपन तल बोलते हैं। तथा वह तल जिसमें चुंबकीय क्षेत्र तथा वह तल जिसमें चुंबकीय क्षेत्र वह तल जिसमें चुंबकीय क्षेत्र कंपन करता है, उसे क्या बोलते हैं? वह ध्रुवण तल कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। उसको ध्रुवण तल बोला जाता है। ये कोई फिक्स नहीं रहते हैं भाई, प्लेन्स फिक्स नहीं रहेंगे। बस जो प्लेन है वो एक दूसरे के क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। तो परपेंडिकुलर प्लेन कोई भी हो सकते हैं, एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, मतलब सारे प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना। लिख लेना आगे, दीज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दीज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यह तल एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं। जो भी प्लेन्स हैं जिनकी भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एक दूसरे के हमेशा क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर रहेंगे। यहाँ में दिख भी रहे हैं ना, दीज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हिंदी मीडियम वाला लिख लेना, यह तल एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं। कौन कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रोपगेट कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसको 3D के अंदर अज्यूम करना है। विद्युत क्षेत्र इस तरीके से प्रोपगेट कर रहा है। अगर इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूं, इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, तो ये कौन सा प्लेन बन चुका है? एक्स वाई प्लेन। जेड एक्सिस है वो किस डायरेक्शन के अंदर है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक जो ऑसिलेशन हो रहा है, दोलन हो रहा है, वो इस प्रकार से हो रहा है। दूसरा ऑसिलेशन इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर इस प्लेन के अंदर ये वाइब्रेशन हो रहा है, जो व्हाइट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इस प्लेन के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है वो किस लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है? येलो लाइन से। तो दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस समझ लेना। आप इन दोनों को अलग अलग पेन से बनाना भी सेम से मत बना लेना। अगर सेम से बना लेते हो, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों वेव्स। अगर दोनों तरंगों को आप समान से बना लेते हो तो ये दोनों तरंगे एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल आउट। तो ऐसा होना नहीं चाहिए भी। अगर आपने सेम बना लिया तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा ना एग्जामिनर। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन रखना। अगर सेम पेन से भी बना रहे हो, इसको डॉटेड लाइन से बना लेना, इसको हार्ड लाइन से बना लेना। पेन ज्यादा लेकर नहीं जाते ना हम एग्जाम के अंदर, एक ही पेन रखते हैं हम तो भाई जो भी हो, जैसा भी हो, बस इन दोनों को सेम मत बना लेना। कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन, कोई ना कोई अंतर दिखना चाहिए दोनों के अंदर। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन याद रखना। ये प्लेन ही डिफरेंट है, ये तल ही अलग है। ऐसा ही नहीं है दोनों ही इसी डायरेक्शन के लोग नहीं है भाई।
इस बात को समझ लेना, ये सारी चीजें नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो डेरिवेशन की फॉर्म में एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको छापो सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, जो मैक्सवेल इक्वेशंस है वो पढ़ चुके हैं ना, मैक्सवेल समीकरण पढ़ चुके हैं। वो किस फॉर्म के अंदर आते थे, तो वो और नोट कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक साथ पूछे जाते हैं। राइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों से क्या समझते हैं। एंड राइट द मैक्सवेल इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म, वह जो मैक्सवेल के समीकरण है उनको अवकल रूप में लिखिए। तो मैक्सवेल इक्वेशन जानते हैं ना, वी नो दैट मैक्सवेल इक्वेशंस, लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी ना। 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी जितने भी डेरिवेशंस है सबके अंदर हमारी वैल्यूज काम में आने वाली है। पहली चीज किसको बताती थी, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट किया करते थे, डेल डॉट ई वेक्टर से। डेल डॉट डी वेक्टर किसके इक्वल आता था, रो अपॉन एप्सिलॉन। रो क्या हुआ करती थी वहां, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व। डेल डॉट ई वेक्टर मतलब डेल वेक्टर के साथ जिस भी वेक्टर का, जिस भी सदिश का डाइवर्जेंस निकालना होता है उसका क्या कर दिया जाता है, डॉट प्रोडक्ट। डेल के बारे में सब लोग जानते हो ना, ये क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है, डेल संकारक होता है, याद रखना इसकी वैल्यू को भी, कई चैप्टर्स के अंदर काम में आते हैं ना, मैथमेटिक्स में भी आपके काम आती है। डेल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ना, डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई जे के प्लस डेल बाई डेल जेड के केप। ये मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहा हूँ, कार्तीय निर्देश तंत्र में। बाकी हम उसके अंदर भी लिख चुके हैं ना इसकी वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बाई डेल आर आर केप प्लस 1 अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा थीटा केप। तो वो सारी फॉर्म्स होती हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, गोलीय निर्देशांकों में भी लिखा जा सकता है इसको। नॉर्मली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में यही वैल्यू होती है इसकी। दूसरा, जो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आती थी हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, डेल डॉट बी वेक्टर, याद हो आपको, तो ये हम किसके हेल्प से निकाला करते थे, गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। ये किसके लिए, किसकी सहायता से निकालते थे, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी हमारे पास, 0 आती थी। नेक्स्ट, कर्ल ऑफ ई वेक्टर, इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, डेल क्रॉस ई। ये किसके हेल्प से निकालते थे, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की सहायता से निकालते थे ना। फेराडे का नियम क्या आता था, माइनस डेल बी वेक्टर बाई डेल टी, यही आता था। नेक्स्ट क्या निकालते थे हम, कर्ल ऑफ बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल मतलब डेल क्रॉस बी, किसके इक्वल आता था, म्यू जे वेक्टर। जे की जगह हम दो वैल्यूज लिखने लग गए थे ना, एक क्या लिखते थे, फ्री चार्ज डेंसिटी, उसको जे वेक्टर लिख देते हैं, प्लस कितना लिख देते हैं, डी वेक्टर। डी वेक्टर की वैल्यू सब लोग जानते हो क्या, डी किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, इसी फॉर्म के अंदर लिखा करते थे ना इसको। तो यहां से इस इक्वेशन को अगर आगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में अंदर लिखना चाहिए, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ करता था, विस्थापन सदिश, ये कितना आ जाएगा, म्यू जे वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू हुआ करती थी ना। विस्थापन सदिश को, डी वेक्टर को किस तरीके से लिखा करते थे, एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर बाई डेल टी। तो इस फॉर्म के अंदर इन सारी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन एक साथ लिख लेना। ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, चारों की प्रूफ पढ़ चुके हैं हम, छाप लेना इनको भी। फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आइसोट्रोपिक मीडियम। हिंदी में क्या बोलोगे, समदेशिक माध्यम के अंदर वैद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आइसोट्रोपिक मीडियम। हिंदी में क्या लिख लोगे, समदेशिक
माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे। कोई भी आइसोट्रोपिक मीडियम है, समदेशिक माध्यम है। समदेशिक आइसोट्रोपिक को आप पढ़ चुके होते हो ना। आइसोट्रोपिक मीडियम किसको बोलते हैं? किसको बोला जाता है समदेशिक माध्यम? नहीं याद रखोगे वैसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं इस चीज से। आइसोट्रोपिक मीडियम जो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, समदेशिक माध्यम जो मान के चल रहे हैं, समदेशिक वो होता है जिसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग अलाइन हो। तो यहाँ पर जो आइसोट्रोपिक मीडियम मान के चल रहे हैं वो हम कैसा मान के चल रहे हैं? चार्ज फ्री मान के चल रहे हैं, चार्ज एंड करंट फ्री मान के चल रहे हैं, आवेश व धारा मुक्त मान के चल रहे हैं। तो इसमें लिखना लेट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वैक्यूम की बात कर रहे हैं ना, निर्वात की बात कर रहे हैं। देयर इज नो चार्ज एंड करंट फ्री मीडियम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। माना कि मुक्त आकाश में आवेश रहित व धारा रहित माध्यम में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र ई वेक्टर व बी वेक्टर है। हमने एक चार्ज फ्री मीडियम या फिर ऐसा मीडियम माना है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? अरे इन दोनों बातों का मतलब क्या है कि रो भी जीरो हो चुका है और जो फ्री करंट डेंसिटी होती है, मुक्त धारा घनत्व होता है, जो किसके कारण होता है? करंट के कारण होता है। देखो हमने दो तरीके की करंट डेंसिटी पढ़ी थी ना, दो तरीके का धारा घनत्व पढ़ा था। एक को क्या बोलते थे? फ्री करंट डेंसिटी, मुक्त धारा घनत्व। दूसरी क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होती थी ना, विस्थापन धारा घनत्व है। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो नहीं आ सकती ना। करंट के कारण केवल कौन जीरो हो जाएगी? जो फ्री करंट डेंसिटी है, जो मुक्त धारा घनत्व है, उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जे वेक्टर से हम ओनली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्री करंट डेंसिटी को। जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है? जीरो आ गई है इस अजम्पशन की हेल्प से। तो यहाँ मैक्सवेल इक्वेशंस की हेल्प से क्या लिख सकते हैं? बाई मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल समीकरणों की सहायता से हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे? इधर ध्यान देना। सबसे फर्स्ट क्या हुआ करती थी मैक्सवेल इक्वेशन? डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, यही हुआ करती थी। क्या इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। इससे मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर रो ही कितना है? जीरो है। सेकंड इक्वेशन क्या हुआ करती थी? डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये पहले से ही जीरो हुआ करती थी, इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड इक्वेशन क्या हुआ करती थी? डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास कितने हुआ करती थी? डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जे वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इस जे वेक्टर की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पर? ये जीरो है ना। तो यहां से इस कंप्लीट की इक्वेशन कितनी आ जाएगी? म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ये हमारे पास क्या हो चुकी है? मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन हो चुकी है। तो मैक्सवेल के चारों समीकरणों को अब इस रूप के अंदर लिखा जा सकता है क्या? इन चारों इक्वेशंस को लिखो एक बार। अब हम प्रूफ क्या करने वाले हैं कि थ्योरेटिकली इनका प्रूफ कैसे दिया गया है, फिर कैसे पता चला हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, वो एक वेव की फॉर्म में प्रोपगेट करते हैं। तो पहले हम इनके लिए इक्वेशन निकालते हैं, फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, उस समीकरण की सहायता से या उस वेव इक्वेशन से हम इनको कंपेयर करने वाले हैं। लिख ली क्या ये चारों इक्वेशंस? जल्दी लिखो भी। नेक्स्ट लिखना, बाय टेकिंग
कर्ल ऑफ इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 का कर्ल लेने पर। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास, डेल क्रॉस ई वेक्टर, उसका कर्ल लेना। कर्ल का मतलब क्या होता है, डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना, यही होता है ना। तो कितना आ जाएगा, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल क्रॉस, उसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस डेल ई बाई डेल टी, यही थी क्या। डेल क्रॉस, डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना, डेल का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश के सापेक्ष आंशिक अवकलन युक्त होता है। तो पोजीशन और टाइम एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है क्या, अरे बोल सकता हूं ना मैं, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, independent variables, so by interchanging differential operators, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं ना। देखो कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले किसके सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम पहले चाहे डेल क्रॉस ई वेक्टर लिख दें, बाद में डेल बाई डेल टी लिख दें, इस दोनों वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाला लिख लेना, दूरी व समय स्वतंत्र चर हैं, अतः अवकल समीकरणों को प्रतिस्थापित करने पर इन जो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। देखना वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एलएचएस तो ऐसी की ऐसी रहेगी, डेल क्रॉस ई वेक्टर, ये वैल्यू तो ऐसी की ऐसी रही। यहां कितना आ गया, डेल बाई डेल टी, और यहां कितना आ गया, डेल क्रॉस ई वेक्टर। यही इक्वेशन बन चुकी है क्या हमारे पास, यही इक्वेशन बन गई ना। अब आगे देखना, वी नो दैट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका जानते हो क्या, हमारे को क्या दिया हुआ है, डेल क्रॉस ई वेक्टर, यही दिया हुआ है क्या। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना मैं, पहले हमारे पास कितनी वैल्यू थी, डेल क्रॉस ई वेक्टर, उसी का तो कर लिया था ना हमने, अरे इसी वैल्यू का कर लिया था। तो इन तीनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर सकते हो, क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, अरे कोई भी इस तरीके से वैल्यूज हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, कितना आ जाता है, सबसे पहले कितना आता है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, माइनस कितना आ जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, यहां बीच में डॉट लगाओ चाहे क्रॉस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ए डॉट सी कैसा आ जाएगा, स्केलर का वेक्टर से प्रोडक्ट करने का तो एक ही तरीका बचता है ना हमारे पास। तो इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन की हेल्प से हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई, ए की जगह कौन है डेल, बी की जगह भी कौन है डेल, सी की जगह कितना है ई वेक्टर, ए डॉट सी, इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर, डेल वेक्टर इंटू डेल डॉट ई वेक्टर, यही इक्वेशन आ गई क्या हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डेल इंटू डेल डॉट ई, माइनस कितना आ जाएगा, ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी इसका मतलब कितना हो गया, डेल स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई, ई वेक्टर, यही वैल्यू आ गई क्या हमारे पास। अरे यही वैल्यू आई ना, इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी तरीके का डाउट नहीं होगा ना इसके अंदर। तो यहां से इस इक्वेशन को और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यू रिप्लेस कर देना बाई कंपेयरिंग, तुलना करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आई, देखना इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, डेल इंटू डेल डॉट ई वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू, यहां कितना आ जाएगा, माइनस डेल बाई डेल टी इंटू कितना आ जाएगा, डेल क्रॉस ई वेक्टर, यही वैल्यू आई क्या हमारे पास, अरे यही वैल्यू आई ना। कोई डाउट है क्या, अरे 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 अरे, थर्ड इक्वेशन क्या हुआ करती थी हमारे पास, देखो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, तो यहाँ ये ई वेक्टर नहीं आएगा ना, यहाँ क्या आएगा, बी वेक्टर आएगा हर जगह,
यहाँ भी बी वेक्टर आएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा बी वेक्टर। तो हर जगह बी वेक्टर लिख लेना भाई, डेल क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ भी कितना आ जाएगा डेल क्रॉस बी वेक्टर। इसी फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ चुकी है क्या हमारे पास, जो समीकरण है वो इसी रूप के अंदर आ चुका है क्या। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको कुछ इक्वेशन नंबर बोल देते हैं। कितनी इक्वेशन हो चुकी थी हमारे पास, 4 इक्वेशन। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 5। ये कितना हो चुका है हमारे लिए, समीकरण नंबर 5। अब किसकी वैल्यू जानते हैं हम, डेल डॉट ई वेक्टर की वैल्यू भी जानते हैं और डेल क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू जानते हैं। कौन सी इक्वेशन हुआ करती थी, बाई हेल्प ऑफ इक्वेशन, ये तो फर्स्ट ही हुआ करती थी ना, बाई हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड डेल क्रॉस भी कौन सी इक्वेशन हुआ करती थी, फोर्थ इक्वेशन इन इक्वेशन फिफ्थ। समीकरण 1 व 4 से समीकरण 5 में मान रखने पर 1 व 4 देखो, डेल डॉट ई कितना होता है 0, डेल क्रॉस बी किसके इक्वल होता है म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, डेल क्रॉस बी को इसी तरीके से लिखा जाता है ना। तो इन सब वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो माइनस माइनस तो एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट, माइनस माइनस का तो कोई इफेक्ट नहीं रहा ना। यहाँ कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर ई वेक्टर, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बनेगा, डेल क्रॉस बी कितना होता है म्यू एप्सिलॉन, तो म्यू एप्सिलॉन को तो बाहर लिख देते हैं, म्यू एप्सिलॉन, अंदर कितना बचेगा डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। इसी फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी क्या हमारे पास, समीकरण कुछ इसी रूप में आ जाएगा क्या। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 6। इसे हमने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 6। बात समझ में आई क्या, अरे ये कैसे लिख दिया मैंने, पता चला गया, डेल बाई डेल टी, डेल क्रॉस बी को क्या लिख सकते थे, देखो डेल क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, डेल ई बाई डेल टी मतलब कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर। यही इक्वेशन आ चुकी है क्या हमारे पास, समीकरण इसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, इसको नोट करना। अब ये तो इक्वेशन नंबर 6 निकाली हमने, कौन सी इक्वेशन का कर लेकर, थर्ड इक्वेशन का कर लेकर। सिमिलरली, अब कंप्लीट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली अगर हम इक्वेशन फोर्थ का कर लेते हैं, इक्वेशन फोर्थ क्या थी हमारे पास, अरे समीकरण 5 का कर लेते हैं तो भी सेम तरीके से वैल्यूज आती ना। इसमें लिखना सिमिलरली, इतनी स्लाइड्स पढ़ ली क्या आज हमने, चलो ठीक है। सिमिलरली बाय टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन फोर्थ वी गेट, अगर इसी तरीके से हम समीकरण नंबर 4 का कर लेते, 4 नंबर समीकरण में क्या था, ई वेक्टर की जगह बी वेक्टर ही था क्या, तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आती, यहाँ जो इक्वेशन आई है बस ई वेक्टर की जगह कितना आ जाता बी वेक्टर, तो वैल्यू कितनी आती डेल स्क्वायर बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल बी बाई सॉरी डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 6। इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन है क्या भाई, ये प्रूफ करके बतानी है क्या, चलो देखना एक सेकंड। क्या लिख सकता था मैं, डेल क्रॉस बी वेक्टर, ये तो हमारे पास क्या इक्वेशन हुआ करती है थर्ड इक्वेशन, इसका डेल के साथ क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, एलएचएस तो सेम चलती है ना, बस बी वेक्टर की जगह ई वेक्टर की जगह कितना आता बी वेक्टर। यहाँ वैल्यू कितनी हुआ करती थी, यहाँ वैल्यू कितनी आती है हमारे पास डेल क्रॉस, यहाँ कितना आता म्यू एप्सिलॉन डेल ई वेक्टर नहीं था ना, क्या क्या थी ये वैल्यू, अच्छा डेल ई था ना, कितनी वैल्यू आ जाती डेल ई बाई डेल टी, यही इक्वेशन आती है हमारे पास। यहाँ वापस से इंटरचेंज करते ये कितना बन जाता डेल स्क्वायर बी वेक्टर, ये वैल्यू माइनस क्या आती, इससे पहले कितना आ जाता डेल डॉट, मतलब यहाँ बीच में तो डॉट लगाने का कोई सेंस नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, भी लगा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉट का कोई सेंस ही नहीं है। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाती, इसको क्या लिख सकता था मैं म्यू एप्सिलॉन डेल, यहाँ कितना आ जाता डेल क्रॉस ई वेक्टर अपॉन में कितना आ जाता डेल टी, यही वैल्यू आती ना। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाती 0, जब हम इक्वेशन पुट करते तो यहाँ से कितना बचता डेल डॉट ई वेक्टर की वैल्यू कितनी पुट कर सकता था मैं, ये कितना आ जाता माइनस डेल स्क्वायर बी, यहाँ पे कितना आता म्यू एप्सिलॉन सॉरी
हाँ यही आता ना म्यू एप्सिलॉन। यहाँ डेल डॉट ई वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं। डेल डॉट ई वेक्टर की वैल्यू किस इक्वेशन के अंदर थी, थर्ड इक्वेशन के अंदर कितनी आ जाती, डेल स्क्वायर बी वेक्टर बाई डेल टी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। यही इक्वेशन बनती ना, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर। ये कंप्लीट प्रूफ है इसका। अगर प्रूफ लिखना चाहो तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्टली स्पेसिफाई करके आ जाना। दो सेम तरीके से इक्वेशन सोल्व हो तो हम दोनों को सोल्व नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली सिमिलर वे के अंदर रिजल्ट्स लिख देते हैं कि सिमिलरली वो इक्वेशन वैसे आ रही है तो ये इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर आएगी। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी हैं। एक आर्बिट्री डायरेक्शन में स्टेशनरी वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे पास, उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। वी नो दैट, नीचे वाली लाइन में लिखना, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड एज इसका प्रूफ कैसे आया, कहां से आया वो याद नहीं रखना आपको। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन किस फॉर्म के अंदर होती है, वो इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v² 1/v² डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। ये कोई भी स्टेशनरी वेव होती है ना, देखो ये एक आर्बिट्री इक्वेशन होती है। अब इतनी चीजें हमें एक्सप्लेन नहीं करनी है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, बस इतनी चीज याद रख लेना। इस इक्वेशन के अंदर, इस फॉर्म के अंदर कोई भी इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब वो किसकी इक्वेशन है, एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है या फिर एक तरंग का समीकरण है। तो यहाँ पर वेव इक्वेशंस की फॉर्म में आ गई ना ये सारी वैल्यूज हमारे पास। देखो यहाँ साई की जगह कितना आ रहा है बी वेक्टर, पहले वाली इक्वेशन में कितना आ रहा था, इक्वेशन नंबर 5 में साई की जगह ई वेक्टर आ रहा था, यहाँ कितना आ रहा है बी वेक्टर 1/v²। वी क्या होती है उस वेलोसिटी ऑफ वेव, यहां v क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव। जो भी तरंग है उसका वेग कौन होता है, यहां पर v होता है। तो इस फॉर्म के अंदर क्या किया जाता है, इक्वेशन को लिखा जाता है, समीकरण को इसी फॉर्म के अंदर लिख दिया जाता है। तो यहां नीचे लिखना, बाई कंपेयरिंग कौन सी इक्वेशन, अच्छा 6 तो इसी को दे दिया ना, चलो इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख लेना। और ये क्या आ चुकी है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 8। क्या करना है हमें, बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 6th and 7th with equation 8, we can say that electric and magnetic field vector किस फॉर्म में प्रोपेगेट करते हैं, प्रोपेगेट इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, समीकरण 6 व 7 की समीकरण 8 से तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश ई वेक्टर व बी वेक्टर भी एक यांत्रिक तरंग के रूप में संचरण करते हैं। मैकेनिकल वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करने का मतलब क्या है, मैकेनिकल वेव क्या होती है, पोजीशन और टाइम के साथ अपनी पोजीशन और टाइम स्थिति और समय के सापेक्ष परिवर्तित होती रहती है। वही चीज चेंज यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी वेलोसिटी आएगी ना कुछ, देखो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, साई की जगह कितना आ रहा है बी वेक्टर, इस वेव की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो क्या, अरे इस तरंग का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं ना, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इस वेव की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो लिखना यहां से लिखना, कंपेयर किया जाए तो 1/v² किसके इक्वल आया,
म्यू एप्सिलॉन के, यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√, म्यू ई वेक्टर नहीं है भाई, ये म्यू एप्सिलॉन है। आप एक वैल्यू भी लिखा करते थे अगर आपको याद हो तो, स्पीड ऑफ लाइट को क्या लिखते थे 1/√, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, याद है क्या? अरे स्पीड ऑफ लाइट को इसी फॉर्म के अंदर लिखा जाता है ना, प्रकाश का वेग। तो अगर वैक्यूम की बात की जाए तो c ही किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के इक्वल। यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अभी हमने एक स्टेटमेंट लिखा था ना, उसका प्रूफ भी हो गया ना, एक कथन लिखा था हमने। म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट दोनों की वैल्यू जानते हो क्या आप? म्यू नोट कितना होता है, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट दोनों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एप्सिलॉन नोट को क्या लिखा जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और म्यू नोट की वैल्यू को क्या लिखा करते थे आप, म्यू नोट अपॉन 4 पाई को 10⁻⁻7 ऐसा कुछ लिख देते ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई इंटू कुछ इसी फॉर्म के अंदर आ जाएगी ना इसकी वैल्यू। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, अभी तो बताया था अभी। तो इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, पुट कर दिया जाएगा। इन दोनों के मान यहाँ पर आप रख सकते हो भी, समझ गए क्या? ठीक है भाई, यही हमारे पास वैल्यूज हुआ करती थी। यूनिट डायमेंशन आप सब लोग जानते होंगे ना, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी अपॉन मीटर लिख सकते हैं। इसको एप्सिलॉन नोट को क्या लिखा करते थे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो इसको क्या लिख देते थे, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर और क्या लिखा जा सकता है, फेरेड अपॉन मीटर भी लिख सकते हैं ना इसको, फेरेड पर मीटर भी लिखा जा सकता है इसको। इसी को और क्या लिखा जाता है, इसके मात्रक, और F/m भी लिखते हैं। ये सारी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब इनको पुट करते हैं तो जो वैल्यू आती है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, वो किसके इक्वल आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इन दोनों वैल्यूज को पुट करके इनके अंदर अगर सोल्व करके देखोगे तो रिजल्ट कुछ इसी फॉर्म के अंदर आ रहा होगा। समझ गए भी, कोई डाउट नहीं है ना? एप्सिलॉन नोट को और क्या लिखा करते थे आप, के को कितना लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। के की वैल्यू कितनी होती थी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, यही वैल्यू हुआ करती थी ना। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं ना 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ इस फॉर्म के अंदर भी एप्सिलॉन नोट को लिखा जा सकता है, बस जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस फॉर्म के अंदर, इस रूप के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो इन बातों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब कोई भी वेव होती है, कोई भी तरंग होता है, उसका समीकरण लिखना आता है क्या आपको? कोई भी वेव है उसकी इक्वेशन लिखनी आती है आपको? वेव की इक्वेशन क्या होती थी? चलो एक बार यहां तक का नोट करो, ये सारी वैल्यूज नोट कर लेना। अगर ये पूछ लिया जाए प्रूफ दैट स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, तो इन इक्वेशंस को कंपेयर करके आप ये प्रूफ भी लिख सकते हो। जो इक्वेशन 6th और 7th है उनका सॉल्यूशन किस तरीके से दिया जाता है, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6th एंड 7th इज गिवन बाई, समीकरण 6 व 7 का हल, समीकरण 6 व 7 का हल निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। ई वेक्टर बी वेक्टर ये कितना आता है, ई नोट साइन के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, यहाँ कितना आता है बी नोट साइन के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर ई नोट और बी नोट क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, लिख लेना। और ओमेगा क्या होती है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये क्या होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट।
इसको क्या बोलते हैं? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम एम्पलीट्यूड है। ये क्या है? कोणीय आवर्ती एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या बोलते हैं? संचरण नियतांक। देखो ये इक्वेशंस किस फॉर्म में आई? कोई भी वेव होती है, इस तरीके से कोई तरंग है, उसके समीकरण को कैसे लिखा करते थे आप? याद हो तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, 11th क्लास में पढ़ा करते थे आप। ये ओमेगा टी क्या हुआ करती थी? यहाँ पर फेज होती थी। ये ए क्या होता था? इसका आयाम होता था। अगर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, मतलब ये टी के रेस्पेक्ट में तो वेरिएशन शो करते थे, तो ओमेगा टी 0 हो जाता था, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता था? 0। ओमेगा टी 90 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। देखो कोई भी वेव होती थी वो कहां से कहां प्रोपेगेट करती थी? कोई भी वेव है वो कहां से कहां प्रोपेगेट करती है? फेज के अंदर 0 टू 2 पाई। ये एंगल कितना होता था? पाई। ये एंगल कितना होता है? पाई बाई 2। तो ओमेगा टी की जगह ये क्या होती थी? इनकी फेज कलाई होती थी ना। तो फेज अगर यहाँ पर कितने पुट की जाए? पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है? साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। तो वाई किसके बराबर आ जाएगा? ए के बराबर। ये क्या हुआ करता था? इसका आयाम। एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम किसको बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, माध्य स्थिति के सापेक्ष अधिकतम विस्थापन। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? देखो साइन का अधिकतम मान कितना हो सकता है? +1। मिनिमम कितना हो सकता है? -1। और बीच में जो वैल्यू है माइनस साइन, केवल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। प्लस अगर ऊपर की तरफ मान रहे हो तो माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन है तो वो वैल्यू भी मैक्सिमम ही ना, बस डायरेक्शन तो अपोजिट है। मतलब कोई भी पार्टिकल इस तरीके से क्या करता है? माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करता है। ये उसकी मीन पोजीशन है, ये इस तरीके से वाइब्रेशन कर रहा है। तो है तो दोनों ही डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट ही ना। इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये कैसे हो जाएगी? नेगेटिव, ऋणात्मक। माध्य स्थिति कहां पर है उसकी? 0 पर। तो मीन पोजीशन के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। इन्हीं इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। देखो पूरा वेव का टॉपिक पढ़ाया नहीं जा सकता यहाँ पर, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बस इक्वेशंस ऑफ वेव को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक तरीका आप याद रख लेना बे, ठीक है ना। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से इन इक्वेशन को लिखा जाता है, तो ये इनके सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन हमें निकाल कर नहीं बताना है, बस डायरेक्टली कोई भी वेव होती है उसकी इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो इक्वेशन नंबर 8 थी, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 9। ये कितनी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 10th। और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 11th। ये समीकरण नंबर 11 हो चुका है। तो जो भी आज की क्लास के अंदर पढ़ा है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए या समदेशिक माध्यम के लिए जो परिणाम आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, वो किस फॉर्म के अंदर आते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी करती हैं, ये उसका प्रूफ है। ये सिद्ध किया हमने कि जो पहले हमने बातें करी थी ना कि दोनों किस तरीके से होंगी, दोनों की फेज भी सेम होगी ना। अरे दोनों एक ही कला में कंपन करती है ना। फेज का मतलब समझते हो? एक अगर मैक्सिमम पर है तो दूसरी भी किस पर होगी? मैक्सिमम पर। एक मिनिमम पर है तो दूसरी भी किस पर? मिनिमम पर। एक नेगेटिव डायरेक्शन में है तो दूसरी भी किस में चली जाती थी? नेगेटिव डायरेक्शन में। इसी तरीके से होता था ना। तो वेरिएशन है वो याद है ना आपको? अरे इसी तरीके से तो होता था। तो कला तो दोनों की सेम है ना। तो यहां से क्या बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फेज होती है वो क्या होती है? सेम होती है। लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। फेज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड magnetic field is magnetic field is same। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की कला समान होती है। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की कला समान होती है। फेज का मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। क्या बोला जाता है? कला बोला जाता है इसको। दोनों की फेज क्या होगी? यहाँ पर सेम होगी, समान होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इन चीजों के अंदर। तो ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी लिखवाई उतनी सफिशिएंट है भाई। इतनी चीजें याद रख लेना बस। उसके बाद काफी आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए डायरेक्टली आपसे प्रूफ पूछा जा सकता है, तो कंप्लीट वैल्यू आपको लिखकर आनी होंगी। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।